तो हमें आज टॉपिक की बात करनी है सदिशों के समकोणीय घटक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी सदिश के हमें क्या करने, कंपोनेंट्स करने, यानी कि समकोणीय घटक करने। राइट, चलिए समझते हैं हम इस बात को। ये एक सदिश है। चलो सदिश तो नहीं समझते हैं, हम पहले इस बात को समझते हैं कि सदिशों के घटक करने का क्या मतलब है। ये एक सदिश है 6 न्यूटन, ये एक सदिश है 8 न्यूटन, दोनों परस्पर लंबवत हैं। इनका अगर सदिश योग निकाला जाए, निकालो। परिणामी सदिश, इसको बोल देता हूं परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 आएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, आपको सिखाया हुआ है। दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो सीधे क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने लिखा अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100 और 100 का अंडर रूट 10। तो ये परिणामी सदिश आपके पास आ गया 10 न्यूटन। साथ में कोण निकाला जाए, कोण के लिए लिखेंगे tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कौन निकाल रहे हो आप 8 न्यूटन वाले के साथ, तो ये तो हो गया ए, और जो दूसरा वाला है उसको क्या कहेंगे, बी, है ना। तो आपने बी की वैल्यू लिखी 6, साथ में साइन 90 बटे ए की वैल्यू 8 प्लस 6 कॉस 90। बोलो हाँ या ना। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। बोलो होती है कि नहीं होती, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 6/8। क्या है आपके पास, tan अल्फा बराबर 6 और 8 को 2 से काटे तो 3/4। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 37 डिग्री। बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर है। अब सुनो, आपके पास tan अल्फा की वैल्यू 3/4 यानी कि अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री आई, और ये जो आपके पास आया ये कितना आया आपके पास, ये आ गया 10 न्यूटन। बोलो बात सही है। दो सदिशों का सदिश योग किया तो आपके पास परिणामी सदिश 37 डिग्री के कोण पर और 10 न्यूटन प्राप्त हुआ। बोलो हाँ के ना, ये बात क्लियर है। अब इसका उल्टा कर रहे हैं। इस 10 न्यूटन के बल को मैं दो परस्पर लंबवत बलों में बांटना चाह रहा हूं, या यूं कहें कि ये 10 न्यूटन का जो परिणामी बल है ये किन दो परस्पर लंबवत बलों का सदिश योग है। वो जो दो परस्पर लंबवत बल है जिनका ये सदिश योग है वो क्या कहलाएंगे, इस 10 न्यूटन वाले बल के सदिश घटक कहलाएंगे, सदिशों के घटक कहलाएंगे, परस्पर लंबवत घटक कहलाएंगे, यानी कि समकोणीय घटक कहलाएंगे। बात समझ में आई, समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं। ये एक 10 न्यूटन का बल है, ये एक 10 न्यूटन का बल है। ये 10 न्यूटन का बल को अगर दो परस्पर लंबवत सदिशों में बांटा जाए तो उसके परस्पर लंबवत सदिश क्या प्राप्त होंगे वो ज्ञात करना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे वो तो मैं धीरे धीरे आगे समझाऊंगा। राइट, पर अभी के मुद्दे की बात यह है कि हम आंचल में ये 10 न्यूटन वाले बल को दो परस्पर लंबवत बलों में बांट दें तो हमें पहले से पता है कि ये 6 न्यूटन आएगा और ये 8 न्यूटन आएगा, हाँ या ना। अगर 37 डिग्री कोण परिणामी का यहां से बन रहा होता तो ये 8 न्यूटन आता और ये 6 न्यूटन आता। ठीक है, कैसे वो भी समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी आगे चलें, ये 8 न्यूटन और वो 6 न्यूटन होगा। सुनो जी, मैं एक काम करता हूं, मेरे पास ये एक सदिश है ए, ये आपके पास है एक्स अक्ष और ये आपके पास है वाई अक्ष। मुझे इस ए सदिश के दो घटक ज्ञात करने, यानी कि दो परस्पर लंबवत दिशाओं में प्रभाव। मैं एक बात लिख भी देता हूं, किसी सदिश का दो परस्पर लंबवत दिशाओं में प्रभाव उस सदिश के दो परस्पर लंबवत घटक या दो समकोणीय घटक कहलाते हैं। एक सदिश का दोनों दिशाओं में, दो परस्पर लंबवत दिशाओं में जो प्रभाव होगा वो क्या कहलाएगा, सदिश के दो घटक कहलाएंगे, परस्पर लंबवत घटक कहलाएंगे। और इसमें भी एक और महत्वपूर्ण बात है,
पहले दो सदिशों को योग करके एक सदिश प्राप्त किया था, अब एक सदिश को बांटकर दो सदिशों में विभाजित कर रहे हैं, पर वो दोनों विभाजित भाग एक दूसरे के निश्चित तौर पर लंबवत होंगे। एक सदिश को दो परस्पर लंबवत हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक सदिश, यहां पे कौन सा है ये सदिश? ए सदिश को दो परस्पर लंबवत भागों में। ठीक है जी, जरा समझें इस बात को, मैं वापस से बात करता हूं। सुनो जी, यहां पे वापस से ये फोटो बनाया जाए। ये एक सदिश, ये दूसरा सदिश नहीं है। वापस से बोलता हूं, ये है एक सदिश, ये है एक सदिश, इसको आप कह रहे थे ए सदिश, और ये किसी एक सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा था। ठीक है जी, इस सदिश के दो लंबवत परस्पर लंबवत भाग प्राप्त करने हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस जगह से एक लंब डाल देता हूं यहां पे, राइट। अच्छा जी, एक लंब डाल देता हूं यहां पे, ये था O, ये था बिंदु P, ये था OP सदिश जो कि A सदिश था। OP जो था वो A सदिश था। यहां पे एक लंब डाला, उसको बोल देता हूं Q, यहां पे एक लंब डाला, उसको बोल देता हूं R। ठीक है जी, अब समझो, मैं ये कहता हूं जितनी लंबाई इस OR की है उतनी लंबाई इस PQ की है क्या? यस। तो एक इस A सदिश का एक घटक तो इस तरफ होगा और एक घटक इस तरफ होगा। ठीक है जी, मैं बोलता हूं OR इज इक्वल्स टू PQ। त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, OPQ में, त्रिभुज OPQ में मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं PQ अपॉन OP लंब बटे कर्ण को आप क्या कह देंगे? साइन थीटा। PQ इक्वल्स टू OP साइन थीटा। तो PQ इक्वल्स टू OP। OP की वैल्यू कितनी है? OP का परिमाण कितना है? ए सदिश के परिमाण, ए सदिश का परिमाण मैं बोल देता हूं, OP सदिश का परिमाण यानी कि ए सदिश का परिमाण यानी कि ए, तो इसको लिख दूं ए साइन थीटा। यानी कि आपने क्या किया, ये PQ की लंबाई क्या कर ली, कितनी? ए साइन थीटा। तो ये OR भी कितना होगा? OR किसके इक्वल है? PQ के इक्वल। तो आपने क्या लिखा? OR जो कि बराबर है PQ के, जो कि कितना आया? ए साइन थीटा। यस। अब मैं ज्ञात करूंगा ये OQ, इस सदिश का एक्स अक्ष में प्रभाव है ना। तो उसके लिए मैंने कहा त्रिभुज OPQ में मैं लिख रहा हूं OQ बटे OP। OQ कौन? आधार। OP कौन? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा। तो आपके पास क्या आएगा? OQ इक्वल्स टू OP कॉस थीटा। तो OQ इक्वल्स टू OP की वैल्यू A, साथ में कॉस थीटा। ये कितना आ गया? A कॉस थीटा। ये कितना आ गया था? A साइन थीटा। यस। यानी कि एक सदिश ए सदिश के दो परस्पर लंब दिशाओं में जो सदिश प्राप्त हुए, या दो परस्पर लंब दिशाओं में बांटने पर जो दो सदिश प्राप्त हुए, या दो परस्पर लंब दिशाओं में जो प्रभाव उसके प्राप्त हुए, एक का परिमाण था ए कॉस थीटा, एक का परिमाण था ए साइन थीटा। ठीक है, फिर से सुनो, क्या मैं यहां पर इस ए सदिश को ऐसे लिख सकता हूं? ए कॉस थीटा, एक प्रभाव ए कॉस थीटा एक्स अक्ष के निर्देश, और एक्स अक्ष के निर्देश दिशा बताने के लिए आई कैप, प्लस
वाई अक्ष के अनुदिश इसका प्रभाव, इसका घटक कितना, ए साइन थीटा, और वाई अक्ष के अनुदिश है इसलिए उसके अनुदिश दिशा बताने के लिए जे कैप। तो ए सदिश को आपने क्या लिखा, ए सदिश को ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब मैं बात करता हूं, ओहो, ये एक सदिश ए सदिश, ये दूसरा सदिश, ये ए सदिश नहीं, सुनो ढंग से सुनो, ये ए कॉस थीटा, ये दूसरा सदिश बी सॉरी ए साइन थीटा, इन दोनों का मेरे को सदिश योग करना है और साथ में दिशा भी ज्ञात करनी है। यस, ये दो सदिश हैं, एक है ए कॉस थीटा जिसका परिमाण ए है ए कॉस थीटा, दूसरा है ए साइन थीटा। यस, ये दो सदिशों के परिमाण बता रखे हैं, दिशा तो तीर से दिख ही रही है, राइट। इनका क्या करना है, सदिश योग लिखो जी, आर सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस, एक सदिश था ए कॉस थीटा परिमाण का, दूसरा लंबवत सदिश था ए साइन थीटा परिमाण का, और दोनों परस्पर लंबवत थे, तो इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 हो जाएगा, वो तो जीरो हो ही जाएगा। तो परिणामी सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर को कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आर सदिश का परिमाण बराबर ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि ए। लो जी, यह जब परिणामी सदिश प्राप्त हुआ उसका परिमाण प्राप्त हुआ ए। अब बात करो इसकी दिशा की, करो जी, दिशा कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा, बी की जगह किसको लिखोगे, इसको आप लिखेंगे ए साइन थीटा, और दोनों सदिशों के मध्य का कोण थीटा कितना है, 90, थीटा बराबर 90, दोनों सदिशों के मध्य का कोण। यस, तो यहां लिखा जाएगा साइन 90 अपॉन, हाँ जी, ए की जगह ये लिखा जाएगा ए कॉस थीटा, आपने लिखा ए कॉस थीटा प्लस बी की वैल्यू ए साइन थीटा इंटू कॉस 90। बोलो हाँ या ना, समझो, फिर से समझाऊं। बी कौन सा सदिश है, ये वाला, इसका परिमाण है ए साइन थीटा, और यहाँ पे जो साइन थीटा है, थीटा कौन होता है, दोनों सदिशों के मध्य का कोण, तो यहाँ पे आपने लिखा साइन 90, ए की जगह ए कॉस थीटा, फिर बी कॉस थीटा पे बी लिखा ए साइन थीटा और साथ में कॉस 90, कॉस 90 वाला भाग तो हो जाएगा 0, देखना क्या आया, tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा 1, तो आपके पास बचेगा ए साइन थीटा, नीचे बचेगा ए कॉस थीटा, ए कैंसिल, क्या आया जी, tan अल्फा बराबर tan थीटा, यानी कि अल्फा बराबर थीटा। हा, अभी कोण कितना लिए थे, थीटा, यहाँ पे भी अल्फा किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सदिश था ए जिसको दो भागों में बांटा, तो एक मिला ए कॉस थीटा और एक दूसरा मिला ए साइन थीटा, और ए कॉस थीटा ए साइन थीटा को वापस सदिश योग प्राप्त किया, तो वापस से वही ए सदिश मिल गया, क्या, जिसका परिमाण ए है और वो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर है, यानी कि वही का वही प्राप्त हो गया। यानी कि क्या समझ में आया कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश योग करके नया सदिश परिणामी सदिश प्राप्त करना, और परिणामी सदिश को वापस से दो परस्पर लंबवत भागों में बांटना, एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। यानी कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश योग करना और किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में बांटना या दो परस्पर लंबवत घटकों में बांटना एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं, हाँ के ना। मैं लिख देता हूं इस बात को, क्या लिखूं, क्या लिखा गया है, किसी सदिश के दो परस्पर लंबवत घटक प्राप्त करना दो परस्पर लंबवत सदिशों के सदिश योग करने की प्रक्रिया के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। बोलिए, बात क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ गई। मेरे पास दो सदिश हैं, दो सदिश नहीं, ये एक एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को दिखा रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा को, ये एक वाई अक्ष के अनुदिश दिशा को दर्शा रहा है।
इन दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है। ये मान लो एक्स अक्ष, ये मान ली गई वाई अक्ष, राइट। और यहां पे हमारे पास एक सदिश है जिसको मैं बोल देता हूं बी सदिश, और ये सदिश वाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा। और मुझे बी सदिश के समकोणीय घटक प्राप्त करने हैं। ये एक बी सदिश है जिसके दो घटक प्राप्त करने हैं आपको। आप कैसे करेंगे, आपने पहले यहां एक लंब बनाया, फिर यहां एक लंब बनाया, आपके पास ये था O, इसको बोल दो P। ये OP सदिश जो इस बार कितना है, B सदिश है। यहां से एक लंब डाला इसमें, ये हो गया Q। यहाँ पे एक लंब डाला, उसको बोला R। ठीक है जी। तो ये कोण थीटा है, तो आप सीधे क्या निकाल सकते हैं, OR। आपने कहा त्रिभुज OPR में, हाँ जी, आपने कहा OR बटा OP, OR बटा OP। OR को ओ इस कोण थीटा के लिए OR तो क्या हो जाएगा, आधार, और ये कौन हो जाएगा, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि क्या होता है, cos थीटा। आप क्या लिखेंगे, OR बराबर OP cos थीटा। और OP क्या है, OP जो है OP सदिश यानी कि B सदिश, यानी कि इसका और B सदिश, हाँ, यानी कि OP सदिश का परिमाण बराबर B सदिश का परिमाण, यानी कि सिर्फ B लिख दूं, है ना। तो सिर्फ OP को क्या लिखूं, B। मेरे पास आया OR बराबर B cos थीटा। तो ये वाला जो घटक हुआ इधर वाला, ये OR, ये कितना हो गया, B cos थीटा हो गया। बोलो हो गया क्या, यस। अच्छा जी, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अब आप दोबारा से बात करो, त्रिभुज OPQ में, OPQ ये वाला त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, OQ, और OQ ज्ञात करना है। तो मैंने कहा OQ बटे OP। इस थीटा कोण के लिए OQ कौन हो गया, लंब, और OP कौन हो गया, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो आप क्या कहेंगे, OQ बराबर OP साइन थीटा। तो OQ बराबर OP की वैल्यू बोलो जी, B स्मॉल b साइन थीटा। OQ की वैल्यू हो गई B साइन थीटा। बोलिए हो गई कि नहीं हो गई, यस, ओके। अब हम यहाँ पे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि एक सदिश, ये लंबवत सदिश, ये वास्तविक सदिश, ये था आपका B सदिश, ये कौन था आपका थीटा। तो इधर वाला घटक कितना हो गया, B cos थीटा, इधर वाला घटक कितना हो गया, B साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, फिर से बात करूं, ये एक, ये दो परस्पर लंबवत, यहाँ पे ये तीन, यहाँ पे यदि ये कोण थीटा हो तो ये A सदिश हो, तो इधर वाला घटक कितना हो जाएगा, A cos थीटा, और इधर वाला घटक कितना हो जाएगा, A साइन थीटा। यस, फिर से सुनो, जिस तरफ कोण थीटा है उस तरफ वाला घटक cos घटक होगा, और दूसरी तरफ वाला साइन घटक। जिस तरफ A सदिश है उसके जिस तरफ कोण थीटा है उस तरफ cos घटक होगा, और दूसरी तरफ वाला साइन घटक होगा। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, ये मुख्य सदिश था B सदिश, दोनों घटक इसके इधर उधर थे, आजू बाजू में थे, इर्द गिर्द थे।
ये था ए सदिश, दोनों घटक इसके इर्द गिर्द थे, यानी कि ये संभव नहीं है कि साहब ये मैंने ए सदिश बनाया और इसके दोनों घटक एक इधर हो जाए और एक इधर हो जाए, ये संभव ही नहीं है। किसी भी सदिश के दो परस्पर लंबवत घटक सदैव उस सदिश के इर्द गिर्द होंगे, एक तरफ होगा, दूसरा दूसरी तरफ होगा। बोलो हाँ या ना? क्या समझाया मैंने कुछ बिंदु समझाना चाह रहा हूं। चलो जी, ये तो बना हुआ है ही, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको बी साइन थीटा और यहां पे लिख देता हूं मैं बी कॉस थीटा। कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ जी, समझें क्या कह रहा हूं। नंबर 1, दोनों सदिशों के दोनों समकोणीय घटक मुख्य सदिश के इर्द गिर्द होंगे सदैव, राइट। किसी भी सदिश के दो परस्पर समकोणीय घटक सदैव मुख्य सदिश के इर्द गिर्द होंगे, दोनों घटक एक ही दिशा में होना संभव नहीं है, मुख्य सदिश के एक ही और होना संभव नहीं है। बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, जिस और कोण थीटा है उस तो और वाला घटक कॉस थीटा घटक होगा और दूसरी ओर वाला साइन थीटा घटक होगा। बोली बात समझ में आ गई? तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इन दोनों परस्पर लंबवत सदिशों को पुनः जोड़ दिया जाए, सदिशों कर दिया जाए, तो वापस हमें मुख्य सदिश प्राप्त हो जाएगा। यस, और एक और खास बात, आखिरी बात, जब आपने इस बी सदिश का सदिशयोग कर दिया, जब आपने इस बी सदिश के समकोणीय घटक कर दिए, तो इसका मतलब बी सदिश बाकी नहीं है। बी सदिश को ही आपने दो परस्पर लंबवत भागों में बांट दिया है। अब वो मुख्य सदिश बी सदिश नहीं है, वही तो दो भागों में बट गया। अब मुझे दो भागों में बांट दिया जाए तब भी मैं रहूं, ऐसा संभव थोड़ी है। जिस वस्तु को आपने दो हिस्सों में बांट दिया वो वस्तु तो खत्म हो गई ना, अब दो हिस्से बाकी हैं उसके। यस और नो? बात क्लियर है? ओके, चलिए जी, एक बात से समझते हैं इस बात को। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कि ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, कोई ब्लॉक है जो कि फर्श पर रखा गया है, ठीक है। इस ब्लॉक को खींचने के लिए मैंने एक बल लगाया। कितना बल लगाया? 10 न्यूटन का बल लगाया। किस दिशा में लगाया वो भी समझें। मैंने क्षैतिज के साथ 53 डिग्री के कोण पर एक बल लगाया 10 न्यूटन, ठीक है जी। अब जरा इस बात को यूं समझें, ब्लॉक को ये एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा सा एक प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? क्षैतिज सतह पर एक ब्लॉक को रखा गया है। इस ब्लॉक का द्रव्यमान भी 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है जी। ठीक है जी। इस ब्लॉक को खींचने के लिए एक 10 न्यूटन का बल लगाया गया है। तो प्रश्न पूछता है कि इस ब्लॉक की गति की दिशा क्या होगी। गति की दिशा के अलावा ब्लॉक की गति के जिस बल के कारण ही गति कर रहा है वो बल कितना होगा, और एक तीसरी चीज मैं और बताऊंगा, इस ब्लॉक का त्वरण कितना होगा। तीनों बातें बात करेंगे, ठीक है जी। सुनो साहब,
पहली बात तो ये कि ये ब्लॉक उस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, परंतु मैं यहां पे बल के दो घटक जरूर कर लेता हूं। क्या कर लूं? दो घटक कर लूं। इस बल का एक घटक तो इस दिशा में और एक घटक इस दिशा में, ठीक है। इस दिशा वाला जो घटक है, ये देखो, इस बल को बोलूं F, तो इसका एक घटक इस तरफ कितना हो जाएगा, उसको कहूंगा F cos थीटा, और इस तरफ जो घटक होगा बल का F का, उसको कह देता हूं F sin थीटा। दो घटक हो जाएंगे, हाँ के ना? सुनो, मैं फिर से और बात करता हूं और ढंग से समझाता हूं। सुनो जी, क्या जी? F का मान निकालो जी। F का मान 10, cos थीटा का मान cos 53 डिग्री। 10 तो ऐसे की ऐसे, और cos 53 का मान होता है 3/5। कि सर आपको कैसे पता कि cos 53 का मान 3/5 होता है? क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में सिखाया है या ना? काटो, 5 से बेचारा 10 काटा, कितना बचा? 2। 2 को 3 से गुणा किया, कितना आएगा? 6 न्यूटन। इधर वाला घटक हो गया 6 न्यूटन। और इधर वाला भी याद करो, F की वैल्यू 10 इंटू साइन 53, 10 की वैल्यू 10, साइन 53 की वैल्यू 4/5। 5 से 10 को काटा, क्या आया? 2। 2 को 4 से गुणा किया, 8 न्यूटन। फिर से समझाऊं? फिर से समझाता हूं। ये एक फर्श था, यहां पे एक ब्लॉक रखा गया था जिसका द्रव्यमान m था। m की वैल्यू 2 किलोग्राम थी। इस पर एक बल लगाया गया था। कितना बल लगाया गया था जी? 10 न्यूटन का बल लगाया गया था। बल कहां लगाया गया था जी? बल क्षैतिज दिशा के साथ 53 डिग्री के कोण पर लगाया गया था जी। तो इस बल के दो घटक हो गए, एक घटक इस दिशा में, एक घटक इस दिशा में, जिसका मान हो गया कितना? 6 न्यूटन, और एक घटक इस दिशा में जिसका मान हो गया जी 8 न्यूटन। ठीक है जी। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, कौन सा? ये वाला ब्लॉक। इस ब्लॉक का भार नीचे की ओर लगेगा, और भार कितना लगता है? आपने 9th 10th में पढ़ा है। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ इसका भार लगेगा, कितना लगेगा? mg। कितना लगेगा? mg। m की वैल्यू बताना जी आप। m की वैल्यू 2 किलोग्राम, और g की वैल्यू कितनी लिखते हैं? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको लगभग मैंने 10 लिख लिया। तो नीचे की तरफ बल कितना हो गया? 20 न्यूटन। ब्लॉक का भार किधर लगेगा? नीचे की तरफ। कितना लगेगा? 20 न्यूटन। तो ब्लॉक पे नीचे तो लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है मात्र 8 न्यूटन। तो क्या ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा क्या? ना, ब्लॉक ऊपर तो नहीं उठेगा। मैं यहां लिख देता हूं क्या? mg इज मोर देन 8 न्यूटन, अतः ब्लॉक ऊपर की ओर गति नहीं करेगा। एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी। अब यानी कि ऊपर नहीं जाएगा, नीचे धरती है, नीचे फर्श है, फर्श इसलिए नीचे भी नहीं जाएगा। तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इधर जाएगा तो इधर ले जाने वाला बल कौन हो गया? 6 न्यूटन। तो क्या कहेंगे? अतः ब्लॉक क्षैतिज दिशा में छह न्यूटन बल के
प्रभाव में गति करेगा। यस, तो इस ब्लॉक को आगे ले जाने वाला बल कितना हुआ? आगे ले जाने वाला बल आपके पास हो गया 6 न्यूटन। और आपने पढ़ा है क्या, बल बराबर ऐसे लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बल बराबर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये दोनों बल के मान है ना, तो मैंने लिखा द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर 6। तो त्वरण बराबर, बोलो जी कितना आएगा त्वरण, 6/m। 6 से कैसे, m का मान 2 किलोग्राम, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस ब्लॉक का त्वरण आ गया। किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में ब्लॉक का त्वरण आ गया। हाँ या ना? क्या किया मैंने, फिर से सुनो, ये जो बल दे रखा था, ये जो बल दे रखा था, इसके मैंने दो परस्पर लंबवत घटक किए। दोनों घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, और जिस तरफ कोण थीटा था उस तरफ वाला घटक कॉस था, दूसरी तरफ वाला घटक साइन घटक था। हाँ या ना? घटक करने के बाद देखा कि ऊपर ले जाने वाला बल तो इसके भार से कम है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा। नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि धरती है, फर्श है, फर्श में घुसेगा नहीं, तो किधर गति करेगा, इस तरफ। इस तरफ गति करेगा तो इस तरफ ले जाने वाला बल का घटक कितना था, 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन बल के प्रभाव में क्षैतिज दिशा में गति करेगा। एक बात। दूसरी बात, अब हम त्वरण भी निकाल सकते हैं। प्रश्न में पूछा नहीं था, मैंने ही बता दिया क्या, कि बल कितना हुआ, 6 न्यूटन। बल को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, m × a। तो इससे इन दोनों को बराबर कर लिया और त्वरण निकाल लिया। बोलिए हाँ के ना? ये बात समझ में आई क्या? यस, ओके। आगे चलें। चलिए जी, एक और प्रश्न आगे किया जाए। ये क्या है, ये एक नत तल है। क्या होता है, तो ये नत तल क्षैतिज के साथ किसी कोण पर झुका हुआ तल। ठीक है जी, ओके। इस नत तल का ये जो कोण है ये थीटा है। इस नत तल पर यहां पर एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, कौन सा वाला ब्लॉक, ये वाला, इसका बेचारे का द्रव्यमान है m बराबर 5 किलोग्राम। ठीक है जी। और ये जो कोण थीटा है, थीटा का मान है 30 डिग्री। और आपको बताना है नत्तल पर रखे गए ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करो यदि नत्तल घर्षण रहित हो। तो यदि अगर नत्तल घर्षण रहित हुआ, यदि ये नत्तल घर्षण रहित है, तो इस ब्लॉक का त्वरण क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है जी, चलो इस बात को करेंगे, पर पहले तो ये समझें कि क्या ये नत्तल नीचे फिसल के आएगा, क्या ये नत्तल फिसल के नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। आप समझो जरा बात को। देखिए ये एक नत्तल है, व्हाइट कलर का, आपको दिख रहा होगा, है ना। इसको मैं नत्तल यानी कि ऐसे थीटा कोण पर झुका रहा हूँ। देखना इस पर रखी वस्तु फिसल रही है क्या? यस। क्यों फिसल रही है? पहली बात तो ये बिल्कुल घर्षण रहित नहीं है, इस पर कुछ तो फिर भी कुछ घर्षण है। ठीक है, अगर बिल्कुल घर्षण रहित होता तो किसी भी कोण पर ये फिसल ही जाता, फिसल के नीचे गया। हाँ, तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सबसे पहली बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये नीचे फिसल कर नीचे तो आएगा ही आएगा, ये फिसल कर नीचे की तरफ आएगा। पर क्यों आएगा? तो कारण आप कहेंगे ये सर गुरुत्वाकर्षण के कारण, पर गुरुत्वाकर्षण इस दिशा में तो कार्य नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण कहाँ कार्य करता है? नीचे की ओर। तो इस पर नीचे की ओर एक बल लगेगा। कितना बल लगेगा? इसके भार के बराबर। और भार कितना होता है? mg। m द्रव्यमान को गुरुत्वीय g नीचे की ओर खींच रहा है, तो उस पर नीचे की तरफ बल कितना हो गया? m × g। ये क्या हो गया? वस्तु का भार। मैं ब्लॉक का भार, ब्लॉक का भार कितना लगेगा? mg लगेगा। तो क्या ये mg बल से नीचे आएगा? न न न न, mg बल तो इस पर लग रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बल के दो घटक करने पड़ेंगे। ठीक है जी। और बल, इस बल के दो घटक कहां होंगे? एक घटक तो मैं करूंगा इस दिशा में, और एक घटक मैं करूंगा इस दिशा में। दोनों परस्पर लंबवत हैं।
पर घटक करने से पहले मुझे कोण ज्ञात करने पड़ेंगे। समझो जरा, मैं समझाता हूं। ये आपका नत्तल बना दिया जी मैंने, जिसका कोण थीटा है जी। यहां पे मैं खींच रहा हूं रेखाएं, एक रेखा नत्तल के लंबवत और एक रेखा नत्तल के अनुदिश और एक रेखा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। एक काम करता हूं, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा के नीचे की ओर बनाई ना, इसको पूरी बढ़ा देता हूं ऊपर तक। समझो जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पे एक त्रिभुज कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। कौन सा वाला? ये एक त्रिभुज कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये मैंने बोला कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्या होना है, ये क्षैतिज फर्श है। तो इनके मध्य का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बताऊं, एक कोण थीटा, दूसरा कोण 90, तीसरा कोण पता नहीं, मान लिया अल्फा। तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अल्फा बराबर क्या लिखोगे? 180। ये 90 उधर गया तो माइनस का 90 और ये थीटा उधर गया तो माइनस का थीटा। बताना जी कितना आया? 90 माइनस थीटा। तो इस समकोण त्रिभुज में एक कोण थीटा है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अच्छा जी, मैंने क्या कहा था कि एक रेखा खींचूंगा मैं नत्तल के लंबवत, दूसरी रेखा खींचूंगा मैं नत्तल के अनुदिश, या यूं कहो कि ये नत्तल के लंबवत और ये नत्तल के अनुदिश। तो ये वाला कोण भी कितना हुआ जी? 90। हाँ या ना? इस पूरे 90 में बनाऊं, इस पूरे 90 डिग्री के कोण में ये वाला कोण कितना है आपका? 90 माइनस थीटा। तो ये कोण कितना होगा ये पता करना है। तो मैं क्या कहूं, 90 में से कितना गया? 90 माइनस थीटा गया। पूरे 90 में से 90 माइनस थीटा गया, तो ये कितना बचा? ये बचेगा थीटा। सॉल्व करके देख लो। 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस थीटा। ये कट गया तो क्या बचा जी? थीटा। तो ये कोण कितना आ गया? थीटा। कौन सा कोण थीटा आ गया? ये वाला। ये वाला कोण मेरे पास आ गया थीटा। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? फिर से समझाता हूं। एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये बन गया आपका नत्तल, जिसमें ये कोण है आपका थीटा। एक रेखा खींची आपने नत्तल के लंबवत, एक रेखा खींची आपने नत्तल के अनुदिश, एक रेखा खींची आपने नत्तल के अनुदिश, एक रेखा खींची आपने ऊर्ध्वाधर। समझना क्या है? समझना यह है कि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा। और अगर ये कोण थीटा हुआ तो इसके विपरीत वाला कोण, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना होगा? थीटा। मुझे क्या समझ में आया कि किसी नत्तल के लंबवत और ऊर्ध्वाधर रेखा, किसी नत्तल के लंबवत रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य कोण उतना ही होगा जितना नत्तल का क्षैतिज के साथ कोण होगा। यस। तो मैंने क्या कहा, ये बात याद कर लें कि नत्तल के लंबवत रेखा, ये नत्तल के लंबवत रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य का जो कोण होगा वो नत्तल का क्षैतिज के साथ जितना कोण है उतना ही होगा। ये बात क्लियर है जी? यस। चलो जी आगे चलें। आ गया उसी
मैं मेरा क्वेश्चन फिर वापस से पूरा करूंगा, इसलिए मैं पहले नत्तल बना लूं। ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये तीसरी रेखा, ये नत्तल का कोण थीटा, ये नत्तल पे रखा गया एक ब्लॉक। मैं वापस से बनाऊंगा इसको थोड़ा सा। ये यहां पर m द्रव्यमान का ब्लॉक है, जिसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। इस ब्लॉक पर आपके पास नीचे की ओर एक बल लग रहा है। कितना लग रहा है जी? mg बल लग रहा है। मैंने यहां पे दो रेखाएं खींची, एक तो नत्तल के लंबवत, एक तो नत्तल के लंबवत और एक नत्तल के अनुदिश। तो क्या समझ में आया कि साहब आपने ये सीखा था कि ये जो कोण होगा ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखा और नत्तल के लंबवत रेखा के मध्य कोण हमेशा थीटा होता है, उतना ही होता है जितना नत्तल का क्षैतिज के साथ कोण होता है। हाँ या ना? तो इस mg के इस तरफ कोण कितना हो गया? थीटा कोण। तो इस mg का इस तरफ जो घटक होगा वो कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, और उसके लंबवत दूसरा घटक कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। इतनी देर हमें सिर्फ ये निर्धारित करने में लग रही थी कि mg का इधर कोण कितना होगा और इधर कोण कितना होगा। बोलिए हाँ या ना? ये mg एक बल है, बल एक सदिश राशि होती है। mg कौन है? वस्तु का भार। वो भार कौन है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया वस्तु पर बल। तो mg कौन है? बल। बल एक सदिश राशि है, तो सदिशों को क्या कर सकते हैं? घटक। तो इसके मैंने दो परस्पर लंबवत घटक कर दिए। दो परस्पर लंबवत घटक कौन कौन से हैं? ये दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो घटक हैं। ठीक है जी। और दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जिस तरफ कोण थीटा है उस तरफ वाला घटक mg cos थीटा घटक, दूसरी तरफ वाला घटक mg sin थीटा घटक। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है? ओके। अब ये mg cos थीटा बल इस वस्तु को नत्तल के फर्श के लंबवत खींचना चाहेगा, पर फर्श इसको जाने नहीं देगा। तो ना तो ये ब्लॉक इधर जाएगा ना ऊपर जाएगा। यस। फिर किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो ब्लॉक की गति के लिए कौन सा बल कारण है? mg sin थीटा बल कारण है। बल mg का घटक mg sin थीटा कारण है। mg sin थीटा बल जो इस ब्लॉक पे लग रहा है वही बल इस ब्लॉक की गति का कारण है। mg cos थीटा बल तो इधर है, तो mg cos थीटा तो पकड़ के इधर खींचना चाहेगा, और इधर फर्श है, नत्तल है, वो इसको आने देगा नहीं। तो किधर जाएगा? फिर ये इधर जाएगा दूसरे बल के प्रभाव में। हाँ या ना? ओके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, परिणामी बल आपके पास कितना आ गया जी? mg sin थीटा। और बल को क्या लिखते हो आप? द्रव्यमान गुणा त्वरण लिखते हैं। बल को आपने लिख दिया द्रव्यमान गुणा त्वरण। इधर लिखा हुआ है mg sin थीटा। m से m कट जाएगा, तो इस ब्लॉक का त्वरण कितना आ गया? a बराबर g sin थीटा। थीटा का मान आपको बताया गया था, कितना था? 30 डिग्री था प्रश्न में। इस थीटा का मान प्रश्न में कितना था? 30 डिग्री था। तो इसको हल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? त्वरण a बराबर g की वैल्यू 10, साथ में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30। देखो जी, g का मान वैसे तो कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लगभग कितना मान लेते हैं हम? इसको लगभग में मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? बस इसका मान निकालो। g का मान तो 10 है ही। साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2,
2 से 10 को काटा तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये ब्लॉक 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से नत्तल के अनुदिश नीचे की ओर गति करेगा। बोलो हाँ के ना? ये बात समझ में आ गई? तो हमने अभी तक क्या किया? सदिशों के घटक करना सीखा। यस, और करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे, एक क्वेश्चन तो कम से कम और करेंगे। ये मैंने यहां पे 3 बल बनाए। पहला बल 10 न्यूटन, दूसरा बल भी 10 न्यूटन और तीसरा बल भी 10 न्यूटन। नहीं, मजा नहीं आया, कुछ चेंज करते हैं। पहला बल F1 बराबर 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। दूसरा बल F2 बराबर 8 न्यूटन और ये तीसरा बल 10 न्यूटन। राइट, आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन है जी, परिणामी बल ज्ञात करो। ठीक, अच्छा, इस बल का कोण भी दे रखा है, इसका कोण दे रखा है 37 डिग्री। अब 3 बलों का सदिशयोग करना तो हमें सिखाया है नहीं, हमें तो 2 सदिशों का सदिशयोग करना आता है, 3 सदिशों का सदिशयोग करना नहीं आता। कोई बात नहीं, इसका एक तरीका है। इस बल का एक घटक कौन से? F3 का। इस बल F3 का एक घटक ले लेता हूं इधर, जिसको बोलूंगा F3 cos 37, और एक घटक ले लेता हूं इस तरफ F3 sin 37। बोलो सही लिखा कि नहीं लिखा? इस F3 बल का जिस दिशा में 37 डिग्री कोण था उस तरफ cos घटक, दूसरी तरफ sin घटक। हाँ के ना? अच्छा, F3 cos 37 की वैल्यू निकालो। F3 की वैल्यू 10, cos 37 की वैल्यू 4/5, काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। ठीक, इस तरह से F3 की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू 3/5, काटा बट्टा किया तो 6 न्यूटन। ठीक, अब जो मिला उसको वापस से बना लो, फोटो बनाओ जी। एक बल F1, दूसरा बल F2, एक घटक 8 न्यूटन, दूसरा घटक 6 न्यूटन। मैं लिख देता हूं, एक तो था बल F1, कितना था? 6 न्यूटन। एक था बल F2, कितना था जी? 8 न्यूटन। तो ये F3 cos थीटा का घटक था जो कितना हो गया था? 8 न्यूटन। और ये F3 sin थीटा था घटक, जिसका मान कितना हो गया था? 6 न्यूटन। यस, इसको मैं बोल दूं F3A और इसको मैं बोल दूं F3B। 2 घटकों के अलग अलग नाम दे दिए। ठीक, अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं क्या कि इधर 6 न्यूटन का एक बल और 8 न्यूटन का, 6 न्यूटन का एक बल और 8 न्यूटन का एक बल, दोनों एक ही दिशा में। तो इस दिशा में परिणामी बल कितना हो जाएगा जी? 6 + 8 14 न्यूटन। इसी तरह से दूसरी बात, इधर भी ऐसा ही कर लें, एक 6 न्यूटन का, एक 8 न्यूटन का, दोनों मिलके कितना हो गए? ये दोनों मिलके भी 14 न्यूटन हो गए। हाँ या ना? अब 2 बल हैं 14-14 न्यूटन के, परस्पर लंबवत हैं, तो इनका परिणामी बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ये परिणामी बल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? परिणामी बल का परिमाण बराबर, याद करो, 2 समान परिमाण के सदिश परस्पर लंबवत कार्यरत हो तो परिणामी कितना होता है? √2a होता है, √2 गुणा हो जाता है। हाँ या ना? वरना दूसरे तरीके से कर सकते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यस, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 का अंडर रूट, यानी कि 392, यानी कि जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो परिणामी बल का परिमाण हो जाएगा 14 √2।
14√2 न्यूटन, लगभग 20 न्यूटन, लगभग 20 न्यूटन, हाँ लगभग 20 न्यूटन, ये परिणामी बल का परिमाण हो जाएगा। यस, बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। तो ये आपके पास हो गया परिणामी बल, और बिल्कुल बीचों बीच होगा क्योंकि दोनों समान है, तो 45 डिग्री पे या इधर भी 45 डिग्री के कोण पर। बोलो बात क्लियर है? तो हमने अब क्या किया, इस बार 3 सदिशों का सदिश योग किया, पर उसके लिए एक सदिश के 2 घटक करने पड़े और फिर उसको सॉल्व किया। हाँ के ना? बात क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी की बात करेंगे हम कल, राइट? ओके, टाटा, बाय बाय।